संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। यहाँ गिरे, आप यहाँ उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर कोई गिर जा रहा है, फिर आगे जाके गिर जा रहा है। पूरा जाम लग गया और इतनी भगदड़ मची, नीचे गिर गए। मैं अपने दोस्त को खबर दे रहा था कि मैं आज जिंदा नहीं जा सकता। ये सुनते आ रहे थे हम कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अपीलें की जा रही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग अभी अमावस्या पर ना आएं, अभी बहुत सारे अमृत स्नान बाकी हैं। लेकिन अनुमान से दोगुनी भीड़ प्रयागराज पहुंची। एक विशेष जगह पर स्नान करने के मोह ने अफरा तफरी को जन्म दिया और तमाम इंतजामों और सदिच्छाओं के बावजूद एक अप्रिय घटना घट गई। कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, 90 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने कैसे नियमों का पालन नहीं किया, प्रशासन की ओर से कहाँ चूक रही, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करबद्ध निवेदन कि महाकुंभ जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए, स्नान करिए, लेकिन जाने का समय थोड़ा संयम के साथ चुनिए। मेला परिसर में हड़बड़ी नहीं दिखाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। महाकुंभ में व्यवस्थाएं फिर बहाल हो रही हैं, इस भरोसे के साथ पूरी घटना की एक बार फिर टोह लेते हैं ताकि आगे की सतर्कताएं भी हमारे आपके जहन में रहें। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। संगम से अप्रिय घटना की सूचना आ रही है। सूचना ये है कि संगम घाट के पास में भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है, कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। अभी ऑफिशियली कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। ये बेकाबू होती भीड़ और पस्त होते इंतजामों की तस्वीर है। बैरिकेडिंग के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। पुलिस वाले जो थोड़ी देर पहले संगम इस मेला क्षेत्र में संगम घाट के पहले के लिए तस्वीरें हैं। मेरे पीछे देखेंगे ये रिजर्व्ड एम्बुलेंस हैं। ये जब खबर आई तो लगातार ये एम्बुलेंस लोगों को उठाकर जो भी घायल थे या जिनकी मौत हो गई थी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही थी। अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि जैसे ये 161 नंबर पोल है और वैसे ही उस तरफ 165 नंबर पोल है। 165 नंबर के पोल से कुछ ही दूरी पर, 100 कदम की दूरी पर यह घटना हुई है। 28 जनवरी रात करीब 12-1 बजे की बात है। रजत सेन, नीरज गौतम, अभिनव पांडे, रूहानी जोत सिंह, मोहन कनौजिया समेत लल्लन टॉप की टीमें मेला क्षेत्र में मौजूद थी। हमारी टीम ने देखा कि एक ही दिशा में एम्बुलेंस की 20 गाड़ियां बढ़ रही हैं और कुछ तेजी से वापस भी आ रही हैं। अप्रिय घटना की शंका मन में पैदा हुई और आधे पौने घंटे में ये डर सच साबित हुआ। शाम को प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति और मृतकों और घायलों की संख्या पर अपडेट दिया। एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। भगदड़ हुई कैसे, समझने के लिए ये जानना होगा कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से भीड़ बढ़ी। रात का पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। प्रशासन ये चाहता था कि लोग आएं, स्नान करें, चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन कई लोग नदी किनारे ही रुकने लगे क्योंकि वो संभवतः किसी खास मुहूर्त में स्नान करना चाह रहे थे। भीड़ जमा होने लगी, इकट्ठी होने लगी। ज़्यादातर लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाह रहे थे। संगम नोज क्या है वो भी बताएंगे अभी आपको, लेकिन इस मोह की वजह से संगम नोज के रास्ते पर भीड़ बढ़ने लगी। तीसरा पॉइंट जहां भीड़ बढ़ी थी वो था संगम नोज के पास की बैरिकेडिंग्स। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके भीड़ को नियंत्रण करना चाहा। लोग बैरिकेडिंग के पास ही कपड़ा बिछा करके जमीन पर लेटने लगे ताकि भोर होते ही वो आगे बढ़ सकें, स्नान कर सकें। इंडिया टुडे रिपोर्टर का कहना है कि प्रशासन भी अलग अलग अखाड़ों के स्नान के लिए कुछ रास्ते रिजर्व रखवा रहा था। कई पॉइंट्स पर भीड़ क्षमता से ज़्यादा बढ़ने लगी। करीब 1:45 बजे के करीब कुछ लोग अनियंत्रित होकर के बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई लोग उसी जगह पर सो रहे थे, उन पर भीड़ चढ़ने लगी और यहीं से भगदड़ जैसे हालात बन गए।
बहुत इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। संगम नोज में कुछ बैरियर टूटने से स्टैम्पेड जैसी परिस्थिति हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, सबका इलाज चल रहा है। मौनी अमावस्या पर 1 से 1.5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और अभी प्राथमिक और अपुष्ट तौर पर जानकारी आ रही है कि 29 जनवरी को 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंचे। ऐसी भीड़ में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर के भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पॉन्टून पुल बंद थे। पॉन्टून पुल को आसान तरीके से आप पीपा पुल भी समझ सकते हैं, अस्थायी पुल जो होते हैं जो 8-10 घंटे में बन करके तैयार होते हैं। अब ये पुल बंद होने से भीड़ को डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट होकर के भीड़ जिधर गई उधर बैरिकेड्स लगे हुए उनको मिले। इस बीच आरोप है कि पुलिस अधिकारियों के कुछ अनाउंसमेंट्स ने, घोषणाओं ने लोगों में असमय उत्साह भरने का काम किया और रात में ही लोग स्नान करने के लिए चल पड़े। जो सोवत है सो खोवत है, उठिए स्नान करिए, भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। घटना के बाद मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी ये दावा करते नजर आए कि भगदड़ नहीं, ओवर क्राउडिंग हुई है। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। अब चश्मदीदों, पीड़ितों, प्रभावितों के बयान सुनते हैं। कुछ चश्मदीदों का आरोप है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति संभलने की जगह और बिगड़ी। खड़ा साधु संतों की जा रही थी तो बैरिकेडिंग कर दिया, कंटिन्यू जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जो बैरिकेडिंग कर दिया उसके बाद से क्या हुआ ना कि पूरा जाम सा लग गया। मैं अपने दोस्त को खबर दे रहा था कि मैं आज जिंदा नहीं जा सकता। जो नहा के लोग लौट रहे थे, उधर से लौटने वाले, इधर से नहाने वाले दोनों ओवरलैप कर गए। क्राउड उधर से पूरी भीड़ लौट रही थी और इधर से जा रही थी। उसके बाद उसी में धक्का मुक्की में लोग झटका देते हुए गिरे, महिलाएं गिरी हैं, बहुत लोग गिरे हैं, 1-2 किलोमीटर तक लोग गिरे हैं। रियलिटी ये है, पर उस जोन पे तो लगातार गिरे हैं। जैसे एक लोग गिर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, तब तक 4 लोग फिर गिर जा रहे हैं। ऐसे में हालात किस तरह खराब हुए, कैसे अफरा तफरी मची, इन तस्वीरों से समझिए। कई लोग पुलों से लटके हुए हैं क्योंकि ऊपर पुल पर वापस जाने की जगह नहीं है। जहां से लटके हैं, गिरे तो नीचे गहरी चोट लगेगी। कुछ लोग माथे पर हाथ रख करके निढाल और निराश बैठे हुए हैं। हादसे के बाद क्या व्यवस्थाएं रहीं, प्रशासन का रिस्पांस कैसा रहा, राहत और इलाज का इंतजाम कैसा रहा, चश्मदीदों को सुनिए। भीड़ में तो हमारे संगम घाट पर बहुत कस के भगदड़ हो गया था, उसमें हम लोग गिर के दब गए। 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। 3 घंटे बाद में पुलिस आया। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची, एनएसजी कमांडोज भी पहुंचे। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, प्रशासन को अलर्ट किया गया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। लल्लन टॉप की टीमें भी मौके पर वहां मौजूद हैं। अभी अगर हम यहाँ की तस्वीर दिखाएं इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और लगातार यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है। अगर आप इधर दिखाएंगे, इधर से देखिए चेन, एक मानव श्रृंखला बना ली है पुलिस वालों ने और यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ कुछ देर पहले जो कुंभ क्षेत्र के एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, वो भी यहाँ पर आए थे और ये पुलिस किसी को भी अस्पताल प्रेमाइस के अंदर नहीं जाने दे रही है। सभी को बाहर रुकने की इजाज़त है और अंदर कोई नहीं जा सकता, कोई भी, चाहे मीडिया पर्सनल हो चाहे आम लोग हों, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जिनका इलाज चल रहा है वो अभी कैसे हैं, क्योंकि जो उनके परिजन हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है कि उनके माता पिता जो घायल हुए हैं वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं है। जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों को भी अभी नहीं पता कि उनके माता पिता या भाई बहन जो भी है उनका शव कहाँ पर है। अब जानते हैं कि जिस संगम नोज का बार बार जिक्र हो रहा है वो क्या है और वहीं पर नहाने को लेकर के इतनी होड़ क्यों थी। संगम नोज वो जगह है जहां गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है
और सरस्वती का भी। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। यहाँ दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का पानी हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला। यहाँ आकर के यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। कुंभ में इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस पौराणिक महत्व के चलते इस जगह पर स्नान की काफ़ी होड़ रहती है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि चूंकि महाकुंभ का समय है तो हर व्यक्ति को मनचाही जगह पर स्नान का अवसर नहीं मिल सकता। ये समझिए कि इस पावन मौके पर हर घाट पर पुण्य प्रभावित हो रहा है। किसी भी घाट पर नहाइए, पुण्य अर्जित हो जाएगा। प्रशासन भी यही कह रहा है, अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी यही अपील कर रहे हैं। बुजुर्ग या बीमार लोग मेले में आने से बचें, मेला क्षेत्र में धूम्रपान और नशे से बचें और सबसे ज़रूरी अफवाहों से सावधान रहें। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए और कुंभ जाने की योजना बना रहे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। इस बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके सारी अपडेट्स ली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक चुनावी जनसभा के दौरान इस घटना का जिक्र भी किया, इस पर दुख जाहिर किया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि लोग संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश ना करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा आरोप लगाया, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लिखा कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाएं, शवों को चिन्हित करके परिजनों को सौंपें, हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करके निगरानी बढ़ाएं, शाही स्नान की परंपरा को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान भी आए, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान कि जहां इतनी भीड़ हो वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो। घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने फैसला किया कि फिलहाल 13 में से कोई अखाड़ा संगम पर स्नान करने नहीं जाएगा। अपील जारी की कि सभी संत नजदीकी घाटों पर ही स्नान करें। हमारे हजारों की संख्या में नागा संत अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए स्नान के लिए जा रहे थे। जब हमें ये सूचना मिली कि कुछ हुआ है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का स्नान निरस्त किया जाए और बसंत पंचमी का स्नान हम करें। तो आज क्या बाद में व्यवस्थाएं कुछ संभलने पर अखाड़े धीरे धीरे कुछ संतों के जत्थे के रूप में स्नान के लिए निकले, लेकिन सभी ने स्नान के लिए संगम नोज की ओर कूच नहीं किया। स्पष्ट है कि इतनी भारी भीड़ जुटने की एक वजह रही मौनी अमावस्या, उससे जुड़ी आस्था और उस दिन कुंभ आने वाली भारी भीड़। इससे पहले भी महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हादसे हो चुके हैं। साल 1954 का कुंभ स्वतंत्रता के बाद आयोजित पहला कुंभ था, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को एक त्रासदी के लिए भी याद किया जाता है। तारीख 3 फरवरी, मौनी अमावस्या का शाही स्नान। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुटे। त्रिवेणी बांध पर भगदड़ मच गई। 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रयागराज में साल 2013 में भी पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था। 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या का स्नान था। स्नान के बाद लोग वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जुटे। शाम को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर भगदड़ मची। 42 लोगों की मौत हुई, 45 लोग घायल हुए। हादसे से इतर मौनी अमावस्या के मौके पर 3 पीठों के शंकराचार्यों ने एक साथ संगम में स्नान किया। कौन है ये पीठाधीश्वर?
कर्नाटक के श्रृंगेरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती, गुजरात के द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। बता दें कि देश में शंकराचार्यों के 4 पीठ हैं। चौथे पीठ यानी ओडिशा के गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती इस सामूहिक स्नान में शामिल नहीं थे। खैर, अब भी करीब 1 महीने का महाकुंभ बचा हुआ है। 3 अमृत स्नान अभी बचे हैं, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। तो हमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रद्धालुओं के लिए अब भी महाकुंभ जाने और स्नान करने के लिए पर्याप्त समय है। धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से अपने आना जाना और नहाना प्लान करें ताकि अप्रिय घटनाएं टाली जा सकें। साथ ही प्रशासन के लिए भी ये घटना एक किस्म का सबक है कि इतने बड़े आयोजन में एक जरा सी चूक, एक जरा सी व्यवस्था इधर उधर हो जाए तो बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको नजर आ रहा है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 100वें लॉन्चिंग मिशन का है। 29 जनवरी की सुबह 6:23 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया। NVS-02 माने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये मिशन इसरो चेयरमैन वी नारायणन का भी पहला मिशन है। उन्होंने 14 जनवरी को ही 2025 में ही पदभार संभाला था। उन्होंने इस लॉन्च पर इसरो के पूर्व चेयरमैन और एम्प्लॉइज की मेहनत को सराहा, आगे आने वाले मिशन पर जानकारी दी। This 100th mission accomplishment is a teamwork. Dear friends, reward for hard work is more work, and ISRO has got very busy year ahead with many missions lined up in the coming months. The NISR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar mission by GSLV F-16, a commercial flight of LVM-3 by NCL for a foreign customer, a technology demonstration satellite TDS-01 mission to validate almost 34 technologies which will be launched by the first PSLV being realized by an industry consortium, 2 Earth observation satellite missions and whatnot. Lot of एक्टिविटीज आर देयर। NVS-02 एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है जो भारत में GPS जैसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हवाई, समुद्री और सड़क यात्रा के लिए बेहतर नेविगेशन हेल्प मिलेगी। NVS-02 NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। 01 जो था इसका 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगली सुर्खी है, वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है। 29 जनवरी को JPC सदस्यों के बीच वोटिंग हुई। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 11 ने विरोध किया। JPC अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज सीट से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि जिन संशोधनों पर विपक्ष को दिक्कत थी उन पर बातचीत हो गई है। 30 जनवरी को ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाई क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की आइडियोलॉजी का बिल है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक मजाक बनकर रह गई है। हमको 655 पेज की हाफ फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है। The report itself indicates that it was the predetermined mind of the majority members to bring this report. कमेटी में शामिल कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी विरोध जताया। बाकी सदस्यों को असहमति जताने के लिए 29 जनवरी की शाम 4 बजे तक का समय दिया गया। अब PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए डोमिसाइल यानी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इसे असंवैधानिक करार दिया। कहा कि यह समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ किया कि PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों में पहले से चला आ रहा डोमिसाइल आधारित आरक्षण इस फैसले से प्रभावित नहीं होगा।
कोर्ट की कही 3 खास बातें जान लीजिए। पहली, संविधान हमें किसी भी राज्य में रहने, वहां व्यापार करने और किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने का अधिकार देता है। दूसरी, MBBS जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कुछ मामलों में डोमिसाइल कोटे की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन PG मेडिकल कोर्स में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तीसरी, PG मेडिकल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, इसलिए उच्च स्तर की शिक्षा में केवल मेरिट आधारित चयन ही होना चाहिए। ये मामला 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा था। तब चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में PG एडमिशन को लेकर हाई कोर्ट ने डोमिसाइल रिजर्वेशन को अमान्य करार दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए साफ कर दिया है कि PG मेडिकल कोर्स में सिर्फ मेरिट चलेगी, डोमिसाइल कोटा नहीं चलेगा। अगली सुर्खी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तमाम अपडेट्स। पहला अपडेट है, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने 5 गारंटियों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। दिल्ली वालों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए, गरीब परिवार की एक महिला को 2500 रुपए और महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और किचन किट जैसे वादे। दूसरा अपडेट है, यमुना नदी में जहर वाले दावे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोप लगाए थे। इस पर LGV के सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लेटर लिख करके कहा है कि चुनाव के बीच केजरीवाल के बयान से 2 पड़ोसी राज्यों के बीच बड़ा विवाद हो सकता है। अब मुख्यमंत्री आतिशी ने भी LG को लेटर लिख करके जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यमुना में अमोनिया का लेवल तय सीमा से 700% अधिक है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे आप नकार नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी रिपोर्ट में हेरफेर करें। हरियाणा सरकार का लगातार बचाव करना आपकी अपनी निष्ठा पर भी सवाल खड़े करता है। तीसरा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने करतार नगर में 50 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने शिक्षा घोटाले, शराब घोटाले के आरोप लगाए। शीश महल के हवाले से भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। यमुना के पानी पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी यमुना का पानी पीता है, ऐसे में क्या हरियाणा की सरकार उस पानी में जहर मिलाएगी जो प्रधानमंत्री खुद पीते हैं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। इस बीच मंच पर एक रोचक घटना भी घटी। मंच पर पटपड़गंज सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी आए और प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें रोका और रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छू लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी रैली की। बवाना में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और मोदी जी जो करते हैं, झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। चौथा अपडेट, AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन पर। ताहिर मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। 29 जनवरी की सुबह 6 बजे उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर लाया गया। पुलिस की निगरानी में चुनाव प्रचार किया उन्होंने। कोर्ट की शर्त के मुताबिक वो दिन में 12 घंटे ही प्रचार कर सकते हैं। शाम तक उन्हें जेल वापस जाना होगा।
आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।